से बड़ी संख्या है, तो रिकवरी में हम इस समय विश्व में नंबर 1 हैं। दूसरी जो बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि देश का जो रिकवरी रेट है वो 80% से अधिक हो चुका है आज जब हम आपसे बातें कर रहे हैं। तीसरी जो बड़ी बात है, मुख्य बात है, वो ये कि पिछले 24 घंटों में 1 लाख से ज़्यादा रिकवरीज देश में दर्ज की गईं। और चौथी जो मुख्य हाईलाइट है वो ये कि अब तक हम 6.5 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं और 12 लाख टेस्ट हमने एक दिन में किए हैं। ये पिछले शनिवार को दर्ज किए गए थे। जैसा मैंने आपके समक्ष कहा कि भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा रिकवरी के मामले हैं। ये अन्य देशों की स्थिति है। अगर विश्व के कुल कोविड के मामले आप देखें तो उन मामलों का 22% से कुछ अधिक यूएसए में है, 17% से कुछ अधिक भारत में है, 14% से कुछ अधिक ब्राज़ील में है, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस में 3.5, 2 और 1.5% कुल कोविड केसेस जो विश्व में हैं वो किस ढंग से बटे हुए हैं मुख्य देशों में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि रिकवरीज की क्या स्थिति है। भारत में विश्व के कुल 17.7% केसेस हैं कोविड के, जबकि विश्व की कुल रिकवरीज में भारत की हिस्सेदारी 19.5 है। यूएसए में विश्व के कोविड के केसेस के 22.4% हैं, जबकि यूएसए की भागीदारी रिकवरी में 18.6 है, जो भारत से कम है। उसी प्रकार ब्राज़ील की जो हिस्सेदारी है कुल कोविड केसेस में विश्व में वो 14.5% है और उनकी कुल भागीदारी रिकवरी में 16.8% है। वैसे ही अन्य देशों के आंकड़े हमने दिए हैं। ये संतोष की बात है और ये दिखाता है कि देश ने जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया, वैज्ञानिकों के इनपुट्स के आधार पर, ट्रीटिंग डॉक्टर्स के इनपुट्स के आधार पर, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से विमर्श कर और उस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का जो पालन किया विभिन्न राज्य सरकारों ने और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों ने, उसका रिजल्ट आया है। ये भी दिखाता है कि जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्होंने कितनी जिम्मेदारी, कितने परिश्रम और कितने त्याग से काम किया, उसका ये परिणाम है। ये जो हाईएस्ट रिकवरी है विश्व में, ये इन सब कारणों से हुई है। एक मुख्य कारण ये भी है कि हम केसेस को पहले डिटेक्ट कर पाए हैं, और क्योंकि पहले डिटेक्ट कर पाए हैं तो पहले आइसोलेट कर पाए हैं, पहले अस्पताल में ले जा पाए हैं। सो देयर हैज बीन अर्ली डिटेक्शन, अर्ली आइसोलेशन, seamless hospitalization. All this has been made possible because of an exponential increase in the testing infrastructure in the country. अब ये exponential increase कैसे हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे कि 1 करोड़ टेस्ट हमने 7 जुलाई तक इस देश में किए थे। 7 जुलाई को देश में कुल 1100 लैब थे। 1100 labs did 1 crore tests on 7th of July, till 7th of July, that is. These are cumulative figures. 1 करोड़ से 3 करोड़ की जो यात्रा है उसमें 27 दिन देश को लगे और 3 अगस्त को हम 3 करोड़ के लक्ष्य पर पहुंचे। 1 करोड़ टेस्ट से लेकर 3 करोड़ टेस्ट करने में 27 दिन लगे। इस दौरान 1100 लैब से बढ़कर हम 1300 लैब पर पहुंचे। द नंबर ऑफ लैब्स ऑन 3rd of August इन द कंट्री, इंक्लूडिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर लैब्स, व 1300। अब जो हम एक्सपोनेंशियल इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो मैं आपको दर्शाता हूं। 5 करोड़ से 6 करोड़ की यात्रा करने में हमें केवल 9 दिन लगे। 8 सितंबर को देश में 5 करोड़ टेस्ट हुए थे। अगेन दीज आर क्यूमुलेटिव फिगर्स। और 17 सितंबर को देश में 6 करोड़ टेस्ट हो गए। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 6 करोड़ 50 लाख टेस्ट हुए हैं।
आज देश में 1776 लैब हैं, 1776 labs, both in the public and private sector. This is a huge achievement, and a substantial amount of credit for this achievement goes to the leadership shown by ICMR and the prompt participation in testing by the private sector labs in this country. आज भी देश में जो टेस्ट होते हैं उसके प्रतिदिन होने वाले टेस्टों की संख्या में लगभग 1,50,000 से ज़्यादा टेस्ट प्राइवेट सेक्टर की लैब्स करती हैं और लगभग 9 लाख से ज़्यादा टेस्ट प्रतिदिन पब्लिक सेक्टर की लैब्स करती हैं। केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो आज भी हम देश विश्व में सबसे कम हैं, 4,000 के लगभग हमारे यहाँ प्रति मिलियन केसेस हैं। अभी भी ऐसे देश हैं जहाँ 20,000 या 21,000 प्रति मिलियन केसेस की संख्या है। मृत्यु को देखें, डेथ पर मिलियन, उसमें भी हम सबसे कम वाले देशों में हैं। 64 मृत्यु प्रति मिलियन हमारे यहाँ कोविड से होती हैं। अन्य देशों में ये 500, 600 और 640 से भी अधिक है प्रति मिलियन। रिकवरी रेट जैसा मैंने आपको बताया, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये 80.86% है। मई में ये 27% था, फिर जुलाई में बढ़कर 63% हुआ और आज ये 80.86% है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। अगर हम पिछले 4 दिनों के आंकड़ों को देखें तो लगातार 4 दिन हमारे यहाँ जो रिकवरीज हुई देश में वो नए केसेस की तुलना में अधिक हुई। This kind of successive increase in recoveries over new cases has not been seen in the country since May. मई महीने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जबकि हर दिन होने वाली रिकवरीज हर दिन होने वाले नए केसेस के मुकाबले अधिक हैं। आप देखेंगे 19 सितंबर को 93,000 के लगभग नए केसेस हुए और 95,000 से अधिक रिकवरीज हुई। 20 सितंबर को 92,000 से कुछ अधिक नए केसेस हुए, 94,000 रिकवरीज हुई। 21 सितंबर को 86,000 से कुछ अधिक केसेस हुए और 93,000 रिकवरीज हुई। उसी प्रकार 22 सितंबर को 75,000 केसेस हुए और 1 लाख से अधिक रिकवरीज हुई। कुछ मित्र ये सुझाव देते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है संभवतः कि हम टेस्ट कम कर रहे हैं, राज्य टेस्ट कम कर रहे हैं। मैं इस आशंका को भी निर्मूल करना चाहता हूं। These kind of doubts are absolutely without any foundation. Why am I saying this? On 19th of September, the total number of tests done in this country was 8,81,000. 8,81,000 से ज़्यादा आपने टेस्ट किए, आपको 93 केस मिले। 20 सितंबर को इस देश में 12,06,000 टेस्ट हुए। The country tested 12,06,000 samples and only 92,000 positive cases were found. So therefore, it cannot be said that the testing has come down, therefore these figures are showing something that is not as per the reality. 22 सितंबर को 9,33,000 टेस्ट हुए, 9,33,185 tests across the country. 9,33,185 टेस्ट करने के बाद 75,083 नए मामले मिले। तो ये तथ्य नहीं है कि टेस्ट कम हो रहे हैं। हालांकि हम आपको ये भी बताएंगे, जैसा मैं पहले कहता हूं, कि हम न केवल प्रतिदिन होने वाले टेस्ट्स को देखते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, हम वीकली टेस्ट्स का भी विश्लेषण करते हैं और हम फोर्टनाइटली और मंथली प्रत्येक राज्य में जो टेस्ट हो रहे हैं उनका भी विश्लेषण करते हैं। वो आंकड़े अलग से हम आपसे साझा करेंगे। यहां हम ये आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, वी वांट टू ब्रिंग दिस टू योर नोटिस, टू योर अटेंशन, दैट less than 1/5 of the total cases are active. At times we get
swayed by the narrative that India has more than 50 lakh cases. But what we fail to realize is that 44 lakh 97,000, that is almost 45 lakh people have recovered. So therefore, the number of active cases today, the people who are in hospitals or in home isolation, ऐसे व्यक्ति जो अस्पतालों में हैं या घर में हैं आइसोलेशन पर और मेडिकल केयर में हैं, उनकी तादाद, उनकी संख्या, उनकी मात्रा 9,75,861 है, जो कि इस कुल यूनिवर्स का 17.54% यानी 1/5 से भी कम है। तो ये तथ्य भी हम आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहते थे। अब कुछ राज्यों की बात करते हैं। जो बड़े राज्य हैं संख्या के आधार पर प्रतिदिन ये जो नए मामले आते हैं, ये कुछ राज्यों में केंद्रित है। तो मैं आपको 7 राज्यों की कहानी पिछले 5 सप्ताहों में कैसे बदली है या किस तरह से आगे बढ़ रही है वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। ये लगभग 1 महीने का पीरियड हम आपको दिखा रहे हैं, से कुछ अधिक 5 हफ्ते का पीरियड है। आप देखेंगे कि 19 अगस्त से 25 अगस्त के सप्ताह में प्रतिदिन औसतन महाराष्ट्र में 12,720 नए मामले आते थे। ये अगले सप्ताह बढ़कर 14,000 हो गए प्रतिदिन, फिर और बढ़े और 18,700 हो गए प्रतिदिन, फिर कुछ और बढ़ गए और 21,900 हो गए। जो पिछला सप्ताह है उसमें पहली बार इनमें कुछ आंशिक कमी आई है और 21,961 जो प्रतिदिन मामले होते थे अब वो 21,000 दर्ज किए गए हैं। इसको और लंबे अवधि तक देखने की ज़रूरत है, इससे पहले कि हम कोई व्यू बना सकें आगे इससे कैसे जूझा जाना है, कैसे इस बीमारी को टैकल किया जाना है राज्य में, वो जानने के लिए टाइमलाइन डाटा हमें और सप्ताहों का देखना होगा। कर्नाटक को देखें तो 19 अगस्त के सप्ताह में वहाँ लगभग 7,000 मामले प्रतिदिन होते थे औसतन, फिर बढ़कर वो 8,300 हो गए, फिर कुछ और बड़े अगले हफ्ते में 8,800 हुए, फिर 9,000 हुए और पिछले सप्ताह वो घटकर 8,400 हुए। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में आप देखें 9,300 प्रतिदिन मामले होते थे, अब वो घटकर 8,095 हुए, लगभग 1,000 मामलों की कमी वहाँ प्रतिदिन आई है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि पहले 4 सप्ताहों में, जो सप्ताह हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, उनमें लगातार मामले बढ़ रहे थे। प्रतिदिन औसत मामलों की संख्या 4,800 से बढ़कर 6,400 तक पहुंची। पिछले सप्ताह उनमें कुछ बहुत आंशिक गिरावट हुई है, इसको और लंबी अवधि तक देखने की आवश्यकता है। तमिलनाडु में जरूर मामलों में कुछ निरंतरता के साथ कमी आई है। There is a sustained decline in Tamil Nadu, although it is incremental. It has happened week after week. आप देखेंगे कि 2 सितंबर वाले सप्ताह में 5,800 मामले प्रतिदिन आते थे, 9 सितंबर के सप्ताह में ये गिरकर 5,600 हो गए, फिर ये फर्दर और नीचे डिक्लाइन करके 5,500 हुए हैं पिछले सप्ताह। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अप्रत्याशित रूप से मामले बढ़े हैं। 1,300 मामले 19 अगस्त वाले सप्ताह में प्रतिदिन औसतन होते थे, फिर वो बढ़े और 1,700 हो गए प्रतिदिन, फिर और बढ़े 2,600 हुए, फिर 4,000 भी हुए, 4,000 से कुछ अधिक भी हो गए थे, हम तो औसत आपको दिखा रहे हैं। और पिछले सप्ताह ये घटे हैं, 3,960 हुए हैं। इसको भी अधिक समय तक देखने की आवश्यकता है। वेस्ट बंगाल में 3,180 के लगभग ये अगस्त के सप्ताह में थे और अभी पिछले सप्ताह में ये लगभग 3,100 है। तो ये हमने आपको राज्यों की स्थिति बताई, क्योंकि देश के आंकड़े जब हम देखते हैं तो कई बार जो ग्रैनुलर डिटेल्स हैं, किस राज्य में क्या हो रहा है, किस यूनियन टेरिटरी में क्या हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं जाता है, तो वो बताना भी आवश्यक था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेंबर नीति आयोग से सर, आप बोलना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सेक्रेटरी सर, आपने आज पर्सपेक्टिव दिखाया है दैट द ओवरऑल सिचुएशन
continues to be under control. The numbers are large, but the country is facing this battle effectively, and we can see signs of control by way of recovery rates, by way of sustained low mortality rate, and our continuing quest for optimum testing. मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब हम इतने टेस्ट की बात करते हैं तो एक और भी खुशी की बात है कि लगभग सारे के सारे ही टेस्ट जो अब हो रहे हैं ओवरवेलमिंगली, वो सब इंडियन किट्स जो हैं, हमारे ही देश में जो विकसित किए गए हैं किट्स, डायग्नोस्टिक किट्स हैं, उन्हीं को ही इस्तेमाल करके किए जा रहे हैं। और एक तरह से सोचा जाए कि जो इतनी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, ये इसलिए भी हुई है कि हम अपने ही देश में आत्मनिर्भरता बनाते हुए हमने ये टेस्ट का इजाद किया, अडेप्ट किया, नए टेस्ट भी बनाए, और ये और भी नए टेस्ट बनते जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि एक टेस्ट CSIR ने बनाया है, फेलूदा टेस्ट है, वो भी एंटीजन के टेस्ट की तरह है, उसकी भी इजाद हुई है। तो एक इसमें जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है इंडिया की, वो भी दिखती है, उसकी छवि भी दिखती है। मैं 2 पॉइंट पे आज बात करना चाहूँगा। पहले कि जिस सिचुएशन में पेंडेमिक पहुंची है, उसको रोकना है, उसको कंट्रोल करना है, और उसके जो डैमेज है, नुकसान है, डेथ्स उसकी वजह से हो रही हैं, वो हमने मिनिमम रखनी है, कम से कम करके रखनी है, कम से कम। लेकिन एक बात हमें कभी हमेशा याद रखनी चाहिए और कभी भूलनी नहीं चाहिए कि इसकी सबसे बड़ी जो जड़ है वो यही है कि एक वायरस एक व्यक्ति से दूसरे से 5 को, 5 से 25 को जाता है। हमारे एफर्ट उस डायरेक्शन में और बेटर होने चाहिए, और ये खासकर ज़रूरी हो रहा है कि अब जो हमारा सीज़न शुरू हो रहा है, फेस्टिवल का सीज़न है, सेलिब्रेशन का सीज़न है, त्योहारों का सीज़न है, चहल पहल का सीज़न है। मैं आप सबकी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम सब की तरफ से, आप सब की तरफ से, देश की तरफ से, कि हम अपने आप को इस फेज़ में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाते हुए दर्शाएं अपने आप को। उसमें जो बातें उभर के आती हैं वो हम सबको भी आपस में दोहराते रहना चाहिए, और आपके द्वारा देश के लिए दोहराते ही रहना चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ आप अपने अपने मीडिया में, चाहे अखबार है, चाहे टीवी चैनल है, चाहे रेडियो है, चाहे कम्युनिटी रेडियो है, और भी जो सिस्टम है, सोशल मीडिया है, एक बड़े तौर पे एक जन आंदोलन पेश करने की कोशिश करिए, जो कि सिर्फ सरकारी ही नहीं दिखे, लेकिन समाज का दिखे, देश का दिखे। और उसमें मास्क को पहनना, फेशियल मास्क को पहनना, मैं समझता हूं कि शायद सबसे एक बड़ी गारंटी है और सबसे बड़ा एक सेवा है, अपने लिए भी, परिवार के लिए, और देश के लिए भी। इसके पीछे साइंस है, डॉक्टर भार्गव इसमें ऐड कर सकेंगे, इसके पीछे सोच है, इसके पीछे एक्सपीरियंस है, और जिन देशों ने अपनी तरीके से इस चीज़ को ज़्यादा अपनाया है, हमारे सामने उनके नतीजे भी हैं। दिखाई दे रहा है कि इसकी जो मास्क को अपनाने की जो हमारी प्रवृत्ति है वो थोड़ी ढील हो रही है, बीच बीच में कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन ये कहना उचित नहीं हुआ कि हम इसमें परफेक्ट हैं। अगर हम परफेक्ट नहीं हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है हमें सबको इम्प्रूव करने के लिए, और ये हम हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे आपके साथ कि प्लीज़ इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाइए, चाहे हम गांव में हैं, चाहे हम शहर में हैं, चाहे हम कस्बे में हैं, चाहे हम स्कूल में हैं, चाहे हम दफ्तर में हैं, चाहे हम दुकान में हैं, बाजार में हैं, या कि अपनी सेलिब्रेशन में बैठे हैं, किसी मंदिर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं। तो मास्क को यूनिवर्सल करना है, 100% लोगों को मास्क पहनना है, इसकी तरफ प्लीज। और इस माहौल में जब हमारी लड़ाई इस पैंडेमिक के साथ एक अलग डिमेंशन पे पहुंच गई है, और जब तक हमारे पास कोविड का वैक्सीन नहीं मिलता, ये सोशल वैक्सीन ही हमें और आगे हमें बचाएगा, क्योंकि अब नंबर्स बड़े हैं। इसका मतलब कि इन्फेक्टेड लोग ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये भी है कि इन्फेक्टेड लोग और लोगों को भी इन्फेक्टिंग ज़्यादा करेंगे। तो इस सिचुएशन में जिसमें हम पैंडेमिक आज हमारे देश में पहुंच गई है, और ये भी फैक्ट है कि हम में से लगभग अभी भी 80%, 85% हम ससेप्टेबल हैं।
लगभग उस दशा में, तो ये औरों को पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो इसमें प्लीज जो एक गारंटी है हमारे पास अपने आप को बचाने की, वो मास्क है, उसको अपनाइए, उसको बढ़ाइए। और साइंस ये भी कहती है, एस्टिमेट्स ये भी कहते हैं कि इससे जो रोक लगा सकते हैं हम पैंडेमिक के केसेस की 36% से 50% तक हम इसमें पकड़ ला सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, सबकी जान बचा सकते हैं, मिजरी को बचा सकते हैं, पैनिक को बचा सकते हैं। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, इंडियंस प्लीज वेयर मास्क, इसको आप आगे बढ़ाइए। इसी के साथ में याद दिलाना चाहूँगा कि जो हमारे बाकी रूल्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, वायरस से बचने के, उसमें 2 गज की दूरी की बात है। और वो दूरी सिर्फ जब बैठते हैं तो ही ज़रूरी नहीं है, जब हम बाजार में हैं तब भी ज़रूरी है, बस में हैं तब भी ज़रूरी है, दफ्तर में है तब भी ज़रूरी है। उसको अपनाना बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे सब के लिए। फेस्टिवल के सीज़न में जब भी हम ग्रुप में बैठेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, वायरस स्प्रेड होने के चांस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये एक उसकी नेचर है, ये पैंडेमिक का एक बेसिक रूल है। तो लार्ज गैदरिंग्स, इकट्ठ बड़ा करना ठीक नहीं है। उसके बिना ही हमें इस बारी अपनी फेस्टिविटीज़ को, त्योहारों को मनाना होगा। ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इसकी वजह से बहुत डेंजरस सिचुएशन भी उभर के आ सकती है। जब इकट्ठे होंगे तो एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन भी आ सकती है, और उसका हमें नुकसान हमें अपने समाज, अपनी फैमिली में बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कि हम अच्छी तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। मास्क पहनेंगे, दूरी बनाएंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, थूकेंगे नहीं, हाथ को साफ रखेंगे, तो हम बहुत हद तक इसमें हम कंट्रोल कर पाएंगे। इसकी ज़रूरत अगर किसी टाइम पे हम सबको थी, तो आज एक वो मौका है कि जिसमें इस सिचुएशन में हमारे पेंडेमिक के नंबर हैं कि आज वो ज़रूरत बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है। शायद ऐसा दिन जिसमें ये ज़रूरत महसूस अगर करी जाए तो आज का दिन वो है। अगला महीना जो है वो है, अगले 2 महीने 3 महीने पर्टिकुलरली हैं। इसके साथ ही हमें याद रखना है कि हमने अपने बुज़ुर्गों को और भी प्रिकॉशन से रखना है, उनको बचाना है, उनकी देखभाल करनी है। और एंड में ये भी ख्याल रखना है कि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स जो हैं, जिनको कि हमारे आयुष मंत्रालय ने प्रचलित किया है, बचाव के प्रोडक्ट्स जो हैं, हल्दी में दूध की बात है, चाहे काढ़ा की बात है, च्यवनप्राश की बात है, उन सब चीज़ों को भी हमने अपनाना है और योग को भी अपनाना है। इससे हमारी इम्यूनिटी बेटर होती है, अच्छी खुराक से बेटर होती है, अपने आप को चुस्त रख के अच्छी नींद से होती है, अच्छा खाना खाने से होती है। लेकिन आयुर्वेद हमें यह भी प्रदान करता है, जो इम्यूनिटी बूस्टिंग हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वेल नोन है, और आयुष मंत्रालय ने उनको आपके सामने प्रस्तुत किया है। उनमें च्यवनप्राश है, हल्दी दूध में मिलाने की बात है, और इसी तरह से काढ़ा की बात है। तो उनको भी प्लीज़ अपनाइए। इस माहौल में मौसम बदल रहा है, विंटर में जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, और जो मर्जी हम कहें कोविड के बारे में, तो ये तो सच्चाई ही है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही पकड़ता है, लंग में ही नुकसान सबसे ज़्यादा करता है, और उससे नुकसान होकर फिर आगे की तरफ नुकसान जाता है। एक पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल बना है, उसमें भी आयुर्वेद की पद्धतियों को और हेल्थ की पद्धतियों को, मेडिसिन की पद्धतियों को जोड़ा गया है। उसकी चर्चा हम अलग से एक दिन फिर डिटेल में करेंगे। लेकिन प्रिवेंशन के रूप में जो बातें मैंने आपसे कही हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनाइए, और प्लीज़ मास्क को प्रमोट करिए, मास्क को प्रमोट करिए, इससे देश का बहुत भला होगा। दूसरी बात मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा कि ये सब कोविड की लड़ाई चल रही है, लेकिन जो और काम होने चाहिए, चाहे वो हमारे नेशनल प्रोग्राम है, हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, हमारी सेवाएं जितने भी हम प्रदान कर सकते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उसके ऊपर भी सरकार का पूरा ध्यान रहा है और हमेशा रहेगा, और उसमें भी आपका योगदान चाहिए। इसी तरह से जो रिफॉर्म्स होने चाहिए, मेडिकल एजुकेशन के रिफॉर्म्स हैं वो, और जो ठीक होना चाहिए व्यवस्थाएं, डॉक्टरों की पूर्ति हो, नर्सों की पूर्ति हो, स्पेशलिस्ट की पूर्ति हो, उसमें भी सरकार ने बहुत कदम लिए हैं। उसकी भी एक दिन पूरी डिटेल में चर्चा करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। लेकिन आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि अभी पिछले हफ्ते, कुछ ही दिन पहले, एक नई प्रोग्राम को कार्यान्वित करने के डिसीजन हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ है। उसको हम डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम कहते हैं। इसके अंतर्गत जो भी पोस्ट ग्रेजुएट हमारे ट्रेनीज होंगे, रेजिडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं,
वो 3-3 साल के लिए आते हैं MD MS करने के लिए, और उनको हम सेकेंड ईयर में 3 महीने के लिए, सेकेंड ईयर और अर्ली थर्ड ईयर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में 3 महीने के लिए उनको हम जिलों के अस्पताल में और जिले के सिस्टम में पोस्ट करेंगे एज अ मैटर ऑफ रूल, एज अ मैटर ऑफ देयर ट्रेनिंग, एज अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ देयर होल करिकुलम। इसके कम से कम 2 फायदे हैं। पहली बात तो है कि जब मैं ट्रेनिंग वहाँ लेता हूँ जहाँ मुझे सेवा करनी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारी स्पेशलिटी की केयर की हब है पब्लिक सेक्टर पे, स्पेशलिटी हमारी वहाँ एंकर्ड है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हमारा मतलब है कि 100 बेड से ज़्यादा हॉस्पिटल जिसमें कि वो स्पेशलिटी हो, तो वही क्लोजेस्ट टू द पीपल है स्पेशलिटी केयर, तो वही हमारी कर्मभूमि है। और वहाँ पे जब हमारे फ्यूचर के स्पेशलिस्ट जो है, ये PG स्टूडेंट्स में कल के स्पेशलिस्ट हैं, उनकी जब ट्रेनिंग होगी तो वो जो वहाँ की प्रायोरिटीज़ हैं, वहाँ की बीमारियाँ हैं, लोगों की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनकी समझ आएगी, उनको ट्रीट करने की, उनको मैनेज करने की, उनकी एफिशिएंसी, उनकी सोच, उनकी स्किल्स बेटर होंगी, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा, ज़्यादा मात्रा में एक्सपीरियंस मिलेगा। मेडिकल कॉलेज कई बार दूर हो जाता है, तो ये है कि कॉन्टेक्चुअल ट्रेनिंग में बढ़ोतरी मिलेगी, जो कि एक हाई प्रिंसिपल है मेडिकल एजुकेशन का, कि ट्रेनिंग शुड हैपन इन द कॉन्टेक्स्ट वेयर द सर्विसेज हैव टू बी डिलीवर्ड। सो एक उस हाई प्रिंसिपल को ये एम्ब्रेस करता है, ट्रेनिंग को एनरिच करता है, स्किल्स एक्विजिशन को एनरिच करता है, और हम समझते हैं कि उस ट्रेनिंग के बाद में जो प्रोडक्ट निकलेंगे हमारे देश में, वो सेवा करने में, इस प्रकार का अपनी सेवा प्रदान करने में ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग और प्रिपेयर्ड होंगे। लेकिन उसका सेकंड फायदा जो है वो भी ऑब्वियस है कि जब लगभग मान लीजिए 40,000 38,000 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, उनमें से 1/4 ऑफ अ गिवन बैच 3-3 महीने हैं, तो चौथा हिस्सा जो है 1 साल का, वो लगभग उतने PG स्टूडेंट्स जब देश में के जिलों के स्तर के अस्पतालों में जाएंगे, तो स्पेशलिस्ट रेजिडेंट्स वहां पहुंचने से स्पेशलिस्ट सर्विसेज भी बेटर होंगी, क्योंकि इन लोगों ने 1-1 साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली है, 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, तो काफी कुछ आता है, और वहां के स्पेशलिस्ट के साथ जुड़ के जो वहां काम हो रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी। ऑपरेशन हो रहे हैं तो ज्यादा हो सकते हैं, मेडिसिन हो रहा है तो अच्छा क्लिनिक चलेगा, डायबिटीज भी देखी जाएगी, अच्छा OPD चलेगा, नाइट सर्विसेज बेटर होंगी, इमरजेंसी कॉल्स बेटर होंगी, इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। और जो कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर साहब PG जाएंगे, वो जो नेशनल प्रोग्राम होंगे उसमें योगदान करेंगे, फील्ड में जाएंगे, ऐसा हमने सोचा है। ये स्कीम जो बनी है, भारत सरकार ने इसको स्वीकृति दी है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसके बारे में सोचा, इसको इकट्ठा किया, विचार किए, उसके बाद प्रस्तुत किया, और भारत सरकार ने इसको हमें नोटिफाई करने की इजाज़त दे दी है, और ये गजट हो गया है। हम समझते हैं कि ये बड़ा रिफॉर्म है जिसमें ट्रेनिंग भी बेटर होगी, और जिले के स्तर पे एट एनी गिवन टाइम 4 से 6 से 8 स्पेशलिस्ट और ईच एट एनी गिवन टाइम हो जाएंगे। जब ये स्कीम चल रही होगी अगले 2-3 साल में, उतना ये नंबर हो जाएगा जब पूरी तीनों बैचेस जब जाने की व्यवस्था बन जाएगी। ये स्कीम जो पोस्ट ग्रेजुएट्स इस साल आएंगे नीट के बाद जो अब ज्वाइन कर रहे हैं, उस बैच से लागू होगी, और पहले बैचेस जो हैं वो अगले साल इन्हीं दिनों में ये इन प्लेसेस में जाने शुरू होंगे। तो वी फील इट इज अ विन-विन स्कीम। This will transform learning, and this will also transform specialty care at the district level in the service of people of India. Thank you very much. धन्यवाद सर। फर्स्ट ऑनलाइन क्वेश्चन सर, आर देयर एनी प्लान्स टू एनकरेज सीरो सर्वेज इन बिहार एंड यूपी? We have from the ICMR and Department of Health Research, we have been conducting sero surveys. The second one is completed, and the results will be announced very soon. The sero survey includes districts from Bihar and UP in both the first one as well as the second one, national sero survey, and that is representative of those states. So they are clearly included in that. This does not mean that various cities cannot start their sero survey, and all cities and districts are encouraged to start their
state level sero survey in different states as well. 99. मेरा सवाल है मिस्टर भूषण से सर आई एम ए सीनियर जर्नलिस्ट बेसिकली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र दो आई स्टे इन दिल्ली सर नोज Please Sir, ask your question. Yes. आई एम got it Please ask your question. yeah my question is sir is there recently the cases are increased I'm talking about Maharashtra's lack of basic facilities. People are scared to go to the quarantine centers and very bad infrastructure, no expertise. So cases are increasing and government, local, there is a blame game. I spoke to even Harshvardhanji also personally, long time, that Okay, people I are think blaming that there is lack of cooperation between the state and central government. Is it true? Point noted. Because no central team is going in Pune, they are demanding everywhere. Okay, that's all. So please just. You asked multiple questions. I'll try to answer them without, analyzing what you said, because it's much better to restrict oneself to facts. Number one was whether cases are increasing in Maharashtra. Yes. However, it's a qualified yes, because I just showed you week on week, last week, cases have actually decreased in Maharashtra. But since Maharashtra started with a bigger base of cases, so therefore that effect will remain. Another question you asked was whether facilities are adequate. We have reason to believe that most of the districts in Maharashtra have adequate facilities. Whether there is coordination between the state government and central government, yes, there is. Not only is there coordination between state and central government, the central teams have visited Mumbai and various other places in Maharashtra at least 5 times. My colleague Love Agarwal, Joint Secretary in the Ministry, himself led at least 3 of those 5 teams. So there is rapid and frequent exchange of assistance, technical assistance. In addition, we have also been providing the PPEs, N95 masks, hydroxychloroquine, ventilators, and other help to the state government. Sir, number 6. So you showed the status of 7 states. I want to know what is happening in Punjab. Punjab has slipped to the bottom of the case fatality ratio list in the country. And it is also one of the states that is going to be a part of the review tomorrow. So what is happening there in Punjab? What has gone wrong? How has it slipped so much? You see, we have to realize that it's not a blame game. So neither are we pointing fingers at specific states or UTs, nor are they pointing a finger at us. So rather than asking what has gone wrong, we should be asking which are the areas where efforts combined both of the union government and of the state government can be strengthened. Coming to Punjab, one area where efforts need to be put in with renewed vigor is the area of testing, increasing the testing, and also a corollary of that is trying to catch those people who are symptomatic negative in rapid antigen tests and ensuring that they are administered RT-PCR test. We repeatedly have brought it to the notice of all states, including Punjab, that you cannot chase the virus until and unless you catch the missing people. If you let the missing people go missing, then virus would be chasing you rather than you chasing the virus. So this is the second area. तो मैंने 2 आपके सामने निवेदन किए. एक, टेस्टिंग को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके लिए हम राज्य सरकार से सहयोग कर रहे हैं. दूसरा, जो लक्षण वाले नेगेटिव लोग हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट में, उनका RT-PCR टेस्ट हो जाए, ताकि अगर उन्हें आइसोलेट करने की ज़रूरत हो, अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत हो, तो वो हो सके. क्योंकि अगर आप उनको नहीं आइडेंटिफाई करते हैं तो वो समुदाय में घूमकर
संक्रमण फैलाते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जो हमने दिल्ली में भी की थी और डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में एक ग्रुप था जिसने वो रणनीति बनाई थी, स्ट्रैटेजी पेपर दिल्ली के लिए बनाया था, जिसका बड़ा बखूबी अमल हुआ था जून और जुलाई के महीने में दिल्ली में। अस्पतालों में जो बेड बढ़ाए गए हैं उसकी जानकारी आम जनता को होनी चाहिए। The information of augmented hospital facilities must be proactively put in public domain so that there is a feeling of confidence that if I go to the hospital I'll get a bed. अगर मैं अस्पताल में जाऊंगा तो मुझे दाखिला मिल जाएगा। इसमें राज्य सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये तीन बड़े क्षेत्र हैं जिसमें हमें लगता है कार्य करने को की ज़रूरत है और हम राज्य सरकार का सहयोग कर रहे हैं। कुछ और क्षेत्र भी हैं जिनके बारे में अलग से हम आपको जानकारी दे देंगे। 34. Hello, sir. So this is regarding the vaccine. So yesterday the CDSCO's draft guidelines came out, and one of the sentences there was, as it is possible that COVID-19 vaccine might be much more effective in preventing moderate to severe COVID-19 versus mild COVID-19, a consideration should be given for testing of severe COVID-19. Okay, does this mean by that when a vaccine comes out, the government is okay with vaccines that just prevent severity of the disease as against preventing an infection completely? I'll just submit one sentence to put facts in perspective, then Dr. Bhargav would elaborate. The document that you are referring to is a draft guidance note which has been put in public domain as part of the transparency policy of the government to invite stakeholder comments. It's not a final document. Dr. Bhargav. You've answered it. The purpose of one point to remember that all the vaccines for respiratory viruses are not 100% effective. Even the WHO has said that if there is three things for a vaccine. One is the safety. The second is immunogenicity, that it is, and third is efficacy. Now efficacy, WHO says that if we can get more than 50% efficacy, that is an accepted vaccine. So for respiratory viruses, we do never get 100%, and we are obviously aiming for 100%, but we may get anywhere between 50 to 100%. 65. Just we have many more questions. मेरा सवाल यह है कि जो रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक, उसको लेकर भारत में ट्रायल्स को लेकर क्या अभी डेवलपमेंट है? जैसे इसी मंच से पहले भी एक्सप्लेन किया गया, रशियन गवर्नमेंट ने थ्रू एप्रोप्रिएट चैनल्स भारत सरकार को अप्रोच किया कि मदद की जाए, पार्टनरशिप की जाए, आगे बढ़ा जाए इकट्ठे दो डायमेंशन पे। एक तो उनके वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग का बेस हमारे कंपनीज के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के द्वारा मिल पाए, तो बेसिकली कनेक्टिंग the Russian teams with the manufacturing companies of India, which in normal course also happens, but that connect was facilitated और वो चर्चा कर रहे हैं वेरियस कंपनीज के साथ में। और दूसरा एस्पेक्ट ये था कि उस वैक्सीन को रेगुलेटरी पाथवेज के द्वारा आगे बढ़ते हुए फेज 3 ट्रायल या और कोई ट्रायल की जैसी भी ज़रूरत है क्लिनिकल ट्रायल की, उसका पाथवे को आगे बढ़ाया जाए। तो ये दोनों ही फ्रंट पे प्रोग्रेस हुई है और भारत सरकार ने ये कन्वे किया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में अप्लाई करिए। उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि उनके बिहाफ पे कौन अप्लाई करेंगे, कोई एंटिटी इंडिया में होनी चाहिए जो अप्लाई करेंगी, तो वो इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि वो जल्द रेगुलेटर्स को अप्रोच करेंगे सिस्टमैटिकली, और जो भारत की रेगुलेटरी सिस्टम के नॉर्म्स हैं, पैरामीटर्स हैं, एसओपीज हैं, उसके थ्रू उनको वैक्सीन बनाने की
देश में, और अगर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल्स होने हैं उसकी जो भी स्वीकृति मिलनी है उस पाथवे के बाद में होगी. दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस. 22. My question is to Dr. Bhargav. Sir, you said the second round of sero survey is also almost done and the results may be out soon. Regarding the first round of sero survey, a paper was published in IGMR, but it appeared that one part which was regarding containment zones was not published, and but the necessary information was given to the states, which was required. Is it not, if at any point in time, will they make the second part, will they make to any scientific journal? If not, why? And if yes, when? Just one more question. Paul sir, you talked about Russian vaccine. Just one more question. No, madam, please, there are 3 more questions. If there is a possibility of EUA. Please, just give the mic back, yeah, sorry. See, in the sero survey, which was the first one and the second one, we have a national representative to estimate the burden. And the sampling is done for that. The part that was not included in the publication was the containment zones, which are very dynamic. They change from day to day. They change from week to week. And therefore, and a very small sample size was done in the containment zone. And the purpose of that was served by igniting the spirit of sero surveys in those larger cities. And that was the purpose of doing these in the containment zones, and that was effectively done. And you can see that New Delhi has carried out 3 sero surveys, New Delhi alone, and we have seen it in June, July, and also August end, and we are getting the results of 22%, 27%, and 33%. So that was the purpose, and therefore, once you estimate a statistical size, this will not be accepted in a publication if you add a little bit of data from a containment zone in that paper. Second last question, 11. नितेंद्र, डीडी न्यूज से सर, पिछले 10-15 दिनों से 7 से 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर केसेस भी ज्यादा हैं, मृत्यु दर भी ज्यादा है. तो क्या ये वजह है कि आपके केंद्र के और राज्य के प्रयास करने के बावजूद मामले कम नहीं हो रहे हैं? दूसरा, चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं, सेम रूल एप्लीकेबल, जस्ट प्लीज बी. ऑक्सीजन को लेकर क्या अवेलेबिलिटी है? कुछ राज्यों में नए केसेस की संख्या बढ़ रही है, वो बात एकदम सही है. हर समय कुछ न कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां संख्या बढ़ती है, कुछ राज्यों में घटती भी है. मैंने आपको अभी दिखाया, तमिलनाडु का उदाहरण दिया, अन्य राज्यों के भी उदाहरण दिए. जिन राज्यों में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें भारत सरकार की केंद्रीय टीमों की तकनीकी परामर्श की आवश्यकता है, वहां हम केंद्रीय दल भेजते हैं. हमारे स्तर पर भी, स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर पर, हम ऑलमोस्ट प्रति सप्ताह इस तरह की समीक्षात्मक बैठकें ऐसे राज्यों से और जिलों के स्तर पर भी हम समीक्षा करते हैं. और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर भी समीक्षा होती है. एक समीक्षा बैठक तो कल ही आयोजित की जा रही है. ऑक्सीजन की जहां तक आपने बात की, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि देश में जो ऑक्सीजन की कुल उत्पादन होती है और जो कुल खपत है, जिसमें कि इंडस्ट्रियल खपत और मेडिकल ऑक्सीजन की खपत दोनों शामिल हैं, उसके बावजूद सफिशिएंट हेडरूम है. आवश्यकता इस बात की है कि राज्यों के स्तर पर और राज्यों में जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, यानी अस्पतालों के स्तर पर प्लानिंग की जानी है, ताकि हम आगे की सोच सकें कि 6 दिन बाद हमारी ऑक्सीजन के स्टॉक क्या होंगे. इन्वेंट्री प्लानिंग जिसको कहा जाता है, उसको हम कैसे समय रहते हुए रिप्लेनिश करें, ये कहा जाता है. एक सरकार के स्तर पर एम्पावर्ड ग्रुप की गठन की गई है, जिसमें DPIIT के सेक्रेटरी, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, टेक्सटाइल मंत्रालय के सेक्रेटरी और हमारा मंत्रालय उसके अंग हैं, स्टील सेक्रेटरी. ये सब उस एम्पावर्ड ग्रुप के अंग हैं और वो राज्यों से बात करते हैं. पिछले सप्ताह हमारे 3 परामर्श राज्यों से ऑक्सीजन के बारे में हुए हैं. उसमें अनेक चीज़ें निकली हैं, अनेक निर्णय हुए हैं. मैं 5 निर्णयों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ. पहला निर्णय जो इन परामर्शों से हुआ वो ये कि हम 24/7 अनरिस्ट्रिक्टेड और अनहिंडर्ड इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, 2 राज्यों के बीच में और राज्य के भीतर
अबाध परिवहन, unrestricted and unhindered transportation of oxygen will be permitted. That means no state government, no UT administration would put any obstructions in free movement of oxygen. ये बड़ा पहला निर्णय हुआ, जिसको फिर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी दोहराया ताकि किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे। दूसरा बड़ा निर्णय ये हुआ राज्यों की भागीदारी के साथ कि जो ऑक्सीजन टैंकर हैं, आपने देखा होगा वो बड़े बड़े ऑक्सीजन टैंकर होते हैं जिसमें कि 16 पहिए के ट्रक पे या उससे बड़े ट्रक पर वो परिवहन करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन को, पॉपुलरली नोन एज LMO। तो उनको सिटी लिमिट्स में डे टाइम में भी परमिट किया जाए कि वो एंटर कर सकें और फ्रीली मूव कर सकें। अभी ये होता था इस निर्णय से पहले कि उन टैंकर्स को रोक दिया जाता था सिटी लिमिट्स के बाहर और कहा जाता था कि रात होने पर तब आप एंटर कर सकते हैं, तो उनका टर्न अराउंड टाइम इफेक्ट होता था, उससे ऑक्सीजन की जो सप्लाई चेन है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। तो दूसरा निर्णय ये हुआ है। तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है वो ये कि स्वास्थ्य मंत्रालय में हमने एक अंतर मंत्रालयी इंटर मिनिस्टीरियल कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें हमारे मंत्रालय के लोग बैठते हैं, जिसमें ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के लोग बैठते हैं, जिसमें DPIIT के लोग बैठते हैं और जिसमें पेसो एक अन्य ऑर्गेनाइजेशन है जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स देखता है इस प्रकार के प्रोडक्शन के, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के, उनके लोग बैठते हैं ताकि राज्य अपनी चिंता, अपनी समस्या रियल टाइम पर इन लोगों को बता सकें और उसका निदान किया जा सके। साथ ही साथ हमने राज्यों को भी कहा है कि जिस प्रकार का कंट्रोल रूम भारत सरकार ने बनाया है वैसा राज्यों के मुख्यालय में भी होना चाहिए ताकि उनके जिलों को अगर कोई समस्या हो रही है तो वो उसकी जानकारी उनको दे सके। चौथा जो बड़ा निर्णय हुआ है वो ये हुआ है कि माइक्रो लेवल मैनेजमेंट, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा था, हमें ये देखना है राज्यों के स्तर पर या अस्पतालों के स्तर पर कि जो पाइपलाइन है जिससे ऑक्सीजन जा रही है उनका रखरखाव ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं कुछ अस्पतालों के, उनका रखरखाव ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्रायोजेनिक टैंक्स हैं, उनमें भी ऑक्सीजन स्टोर की जाती है, उनकी क्या स्थिति है। हम आने वाले समय में कितनी डिमांड ऑक्सीजन की प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस अस्पताल के लिए या उस जिले के लिए, और हम रैशनल यूज ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन सब मामलों में माइक्रो लेवल प्लानिंग जिले बनाएं, ये चौथा निर्णय था। और जो पांचवा निर्णय हुआ है, राज्य सरकारों को हमने ये परामर्श दिया है कि ऑक्सीजन की होर्डिंग और ऑक्सीजन की ओवरचार्जिंग पर निगरानी रखें और अगर ऐसे मामले आते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। So, we all salute the work that our healthcare workers have done for the country and the pandemic. But the government has been asked for how many of them have laid their lives. That data is not there. So, will the health ministry, IDSP, and other authorities be looking at that data to check how many are infected and how many have laid their lives in the pandemic for the country? Not only are we looking at that data, we are very closely monitoring that data. Under the Prime Minister's pandemic response package, there is a insurance cover which has been announced for all frontline healthcare workers amounting to 50 lakhs, and this has recently been extended till March 2021, and under this package 62 claims have so far been settled. There are more than 130 claims which are being processed by the New India Assurance Company, which is the company which is looking into these insurance claims, and there are roughly 50 odd claims which are yet to come from the states. So it's not as if we are not monitoring the numbers. I think I just want to emphasize the point that Dr. Paul has said about wearing masks, and I wish to congratulate all you reporters. I have seen every single one of you wearing a mask throughout this session, so congratulations for that, and please convey this message to all. Thank you very much, sir. Thank you, friends.